अभी मैं यावली के सत्संग में देख रहा हूँ कोटा में बहुत जागृत हो चुके हैं लोग। ये तो कोरोना ना होता तो हमको लगता 1000-2000 की भीड़ रोज होती। ऐसा है कि नहीं? जागृत है लोग। लोगों को समझ में आ गया कि सत्संग ही सार है, बाकी सब बेकार है। शांति कहीं नहीं है। शांति न घर में है, न परिवार में है, न पोता पोती में है, न धन दौलत में है, न मकान में है, न दुकान में है। गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी, कहीं शांति नहीं है। बहू में भी शांति नहीं, बियाई जी में भी शांति नहीं है, और ना तो सास ससुर में शांति है। शांति में कहाँ है शांति? सत्संग से समझ मिलती है, ज्ञान मिलता है, विवेक मिलता है, गुण मिलते हैं, सद्गुण मिलते हैं, सदाचार मिलता है, जीने की कला मिलती है, गम खाने की शक्ति पैदा होती है। तो सत्संग के प्रभाव से ही हमारी तुम्हारी आत्मा को परम शांति की प्राप्ति होती है। सत्संग अरब खरब लो द्रव्य हो दयस्त लो राज, भक्ति महात्म ना तुले सब कौने काज। अरबों खरबों धन हो जाए, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक लंबा राज्य हो जाए, लेकिन इसको भक्ति के बराबर नहीं तौला जा सकता है। भक्ति तो कुछ और ही चीज है, और भक्ति से वो मिलता है जो इस दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। सच्ची भक्ति होना चाहिए, निष्काम भक्ति। न नाम चाहिए न काम चाहिए, और गुरुवर के चरणों में विश्राम चाहिए। न नाम चाहिए न काम चाहिए, गुरुवर के चरणों में विश्राम चाहिए। निष्काम भक्ति रंग लाती है, सकाम भक्ति दुख देती है। इसलिए भक्ति के मार्ग में आपने देखा होगा, ध्रुव की भक्ति आपने सुना होगा, ध्रुव कथा में सुनाता रहता। 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव मधुबन में तप करने गए थे। पहले तो उन्होंने भोजन छोड़ा। भक्ति का मार्ग त्याग का मार्ग है, ये भोग का मार्ग नहीं। फिर जल छोड़ा, फिर सांस लेना भी छोड़ दिया। अब दम घुट जाएगा तो कहते हैं फिर भगवान विष्णु स्वयं आए और ध्रुव को गले लगाया कि ध्रुव, तूने मेरा मन खींच लिया अपनी ओर, तेरी भक्ति। ये सब किस लिए कर रहा है तू? भोजन छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, यहाँ बैठा है जंगल में तू, बस ध्यान लगा। ओम नमो नारायण वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायण वासु। ये सब क्या बक रहा, बोल रहा, जप रहा? तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बोले फिर क्यों कर रहा? बोले केवल दर्शन चाहिए। तो बोले मैं आ गया। बोले मुझे भरोसा नहीं है कि तुम ही हो, कोई नकली तो नहीं आ गया जो बोला विष्णु भगवान हूँ। नकली लोग भी बहुत से भगवान बन जाते हैं, नकली संत भी बन जाते हैं। नकली दवा, नकली दूध, नकली घी, नकली चावल, नकली काली मिर्च, नकली कपड़ा, सब नकालों से भरा हुआ देश है। असली माल मिलना कठिन है। नकली पत्नी, नकली पति, नकली गुरु, नकली चेला, नकलम नकली पकलम पकली। बहुत नकली माल चल रहा। असली मिलना कठिन है, और नकली असली से भी ज्यादा सुंदर दिखता है। खतरा तो वही है जो नकली घी है। मैंने गुजर भाई से पूछा कि दूध का रेट इतना कम क्यों है? ये 40 रुपये लीटर, 50 रुपये लीटर। हमारे उत्तर प्रदेश में तो 25 रुपये लीटर, और दारू 200 रुपये लीटर।
500 रुपये लीटर, 1000 रुपये लीटर, 10,000 रुपये लीटर। और अलग अलग ग्रेड की दारू, अलग अलग रेट की दारू, बैग पाइपर, हुइस्की, एरिस्टोक्रेट और इंग्लिश बियर, हिंदी बियर, मराठी बियर, राजस्थानी बियर। और बियर पीकर पड़े रहो बेहोश, हा हा हो हा। तो ये सब क्या है? दारू महंगी, दूध सस्ता। दूध को अमृत कहा है। भगवान कृष्ण ने इसलिए दूध पीकर दिखाया, मक्खन खाकर दिखाया, दही खाकर दिखाया, पूरे देशवासियों को रास्ता बताया कि जिंदगी में अगर भगवान को पाना है तो दूध से रिश्ता जोड़ो, दारू से रिश्ता तोड़ो, दही और घी मक्खन मलाई से रिश्ता जोड़ो, और मांस मछली अंडा शराब से रिश्ता तोड़ो, तभी तुम भक्ति में सफल हो सकते। कितनी गंदी मछली उसको लोग खाते हैं। जहां मछली रखी हो वहां बदबू आती है, और मछली दुनिया की सारी गंदगी खाती है। नाक, थूक, बलगम, रेमट, गोबर, टट्टी, पेशाब, कोढ़ी, अपाहिज, मुर्दा, भैंसा, सड़ा, गला, सब मछली मिड़की को खाती है। सारा कुछ मछली खाती। और आदमी इतना बोलता है ये सब कुछ खाती, इसमें विटामिन ज़्यादा है इसलिए इसको हम खाते। आदमी कैसे हिम्मत करके खाता है? अरे मछली मत खा, दाल खा ले, आलू बंडा खा ले, दूध पी ले। तो उस गुजर भाई ने बताया कि यहाँ पर नकली दूध की फैक्ट्रियां लग गई है। नकली दूध, नकली छाछ, नकली बन रहा है, इसलिए गुरुदेव असली की पूंछ खत्म हो गई। नकली माल असली से भी देखने में सुंदर लगता है और थोड़ा सस्ता भी मिल जाता है, लोग टूट पड़ते हैं। इसलिए चाइना का माल हिंदुस्तानी लोग खूब खरीदते, सस्ता, वन टाइम यूज़, बस एक बार यूज़ करो फेंक दो। मरम्मत कराने का झंझट खत्म, सर्विसिंग का लफड़ा खत्म, मेंटेनेंस का झंझट खत्म। लेकिन स्वदेशी सामान भी लीजिए, अपने देश के लोग भी कुछ कमाई कर सके। जितना तुम विदेश का बना हुआ सामान खरीदते हो, उस सामान का शुद्ध प्रॉफिट विदेश में चला जाता है, और अपने देश का बना हुआ सामान जो तुम खरीदते हो, देश का पैसा देश में, खेत का पानी खेत में, और देश का पैसा देश में, तो देश का विकास होता है। इसलिए मैं स्वदेशी कंपनियों से कहूँगा, आप कई क्वालिटी का सामान बनाइए, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, टॉप ग्रेड, सुपर ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सब ग्रेड का बना दो। सस्ता से सस्ता, मीडियम, अति उत्तम, बेस्ट क्वालिटी, सुपर बेस्ट क्वालिटी, जिसको जैसा पैसा देना वैसा, और सुंदर भी बनाइए, ब्यूटीफुल प्रोडक्शन आपका रहना चाहिए, देखने में उबड़ खाबड़ ना लगे। गाड़ी भी बनाओ, सुंदर बनाओ। टाटा वालों की गाड़ी बिकती नहीं थी, मैं उनको देख रहा हूँ 35 साल से वे कार के क्षेत्र में फेल हो रहे थे। टाटा वाले को हमने प्रवचन में ही ज्ञान दे दिया, शायद सुन लिया होगा। हमने कहा इंडिया का माइंड पढ़, इंडिया वाला आदमी लुक देखता है, लुक कि सुंदर हो, भव्य हो, ऊंची हो, नीचे लड़े ना, क्योंकि यहाँ गड्ढे गड्ढी रोड में बहुत, और देखने में आगे पीछे दाएं बाएं से सुंदर, कलर भी हो, डिजाइन सुंदर हो, धड़ाधड़ बिकेगी और माइलेज अच्छा हो। इंडिया का आदमी जितना खिलाड़ी और कहीं का खिलाड़ी है ही नहीं। इंडिया का आदमी ये सोचता है 1 लीटर अगर डाल दूं पेट्रोल तो 1 हफ्ते तक चलती रहे 24 घंटे, ऐसी गाड़ी चाहिए। तो टाटा वाले ने इस बार निकाली गाड़ियाँ, फिर ऐसी टॉप नेक्सियन गाड़ी और ऐसी गाड़ियाँ कि फिर होंडई विदेशी कंपनी को क्रॉस किया और टोयोटा को भी क्रॉस किया, इतनी टॉप की गाड़ी निकाल दी। और मैं ये भी कहूँगा स्वदेशी कंपनियों से, किसी भी फील्ड में आप माल बनाते हैं,
आपका माल अच्छा भी होना चाहिए, क्वालिटी भी होनी चाहिए। केवल ब्यूटीफुल नहीं, वंडरफुल नहीं, डेयरीबल भी होना चाहिए, मजबूत भी होना चाहिए, टिकाऊपन होना चाहिए उसमें। बोलो मूलचंद जी, ऐसा बनाइए, क्योंकि कंपटीशन का युग है। आज वर्ल्ड मुट्ठी के अंदर है, आज विश्व जुड़ा हुआ है। आज भारत देश अलग थलग नहीं है, विश्व से कनेक्शन है। मोबाइल सबको कनेक्शन में कर चुका है, जल जहाज कनेक्शन में कर चुके हैं, हवाई जहाज कनेक्शन में कर चुके हैं, और सब न्यूज़ भी कनेक्शन में चल रहा है। पूरे वर्ल्ड की खबरें सबको मालूम है। इसलिए इंडिया वालों सावधान हो जाओ, अच्छा माल बनाओ और कम प्रॉफिट लो। ये सीखो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि भारत आत्मनिर्भर बने। बड़ी अच्छी बात कही। और उन्होंने साधु संत महंतों से भी रिक्वेस्ट किया कि साधु संत महात्मा भारत को आत्मनिर्भर करने के लिए और स्वदेशी का निर्माण करने के लिए संदेश देने की कृपा करें। इसलिए मैं संदेश दे दिया, नहीं मैं तो देता ही नहीं था। बड़ा अच्छा कहा आपने। लेकिन मैं ये भी कहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी, आप भी कभी कभी प्रवचन सुन लिया करो। आप बुद्धिमान हो, लेकिन फिर भी थोड़ी बुद्धि इधर से भी ले लो। आप स्वदेशी का विस्तार अगर चाहते हैं तो स्वदेशी जो छोटे छोटे, मीडियम और बड़े बड़े जैसे लोग कंपनी खोलना चाहते हैं, उनके लिए जगह उपलब्ध कराइए, सस्ती लाइट उपलब्ध कराइए, रोड उपलब्ध कराइए, सिक्योरिटी उपलब्ध कराइए, सुरक्षा दीजिए। मैं बचपन में कक्षा 3 में पढ़ता था रमेश कानपुर गया अपने पिताजी के साथ में। कानपुर में देखा चिमनियों से धुआं निकल रहा है। चिमनियों से धुआं देखकर पूछा, पापा ये क्या धुआं निकल रहा है, ये क्या है? बोले बेटा ये मिल है। काहे का मिल है? इसका मिल, उसका मिल। बोले कानपुर क्या है? बोले मिलों फैक्ट्रियों का क्षेत्र कानपुर है। इतना कानपुर में फैक्ट्री और मिल थे, आज 80% सब बंद पड़े हुए। नुकसान हुआ कि नहीं? छोटे छोटे मिल थे, छोटी छोटी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, मीडियम फैक्ट्री, करोड़ों लोग वहां सर्विस करते थे। कानपुर को फैक्ट्री और मिलों के नाम से जाना जाता था। कानपुर को बहुत बड़ी चीज के नाम से जाना जाता था। याद रखना, आज कानपुर बिल्कुल कान ही कान बचा है, पुर गायब हो गया। मैं कानपुर में 18 दिन रहा, सब तमाशा देखा। कानपुर में बेहद गुंडागर्दी है, कौन फैक्ट्री चलाएगा? लाल झंडा शाही है, जिंदाबाद मुर्दाबाद, फैक्ट्री ताला तोड़ो, हड़ताल करो, ये लफड़ा करो। यहाँ जिंदल की फैक्ट्री थी, कोटा में बंद पड़ी है कि नहीं? कितने किलोमीटर की बड़ी थी? अनमोल दास बता रहे थे, मैं उसी में नौकरी करता था। चना चबेना बेचने वाले आदमी बहुत सारे उसमें सब बर्बाद हो गए, फैक्ट्री बंद हो गई। क्यों? लाल फीता शाही, जिंदाबाद, यूनियनबाजी सारा चालू हो गया। अरे भैया, फैक्ट्री मालिक ज्यादा हुल्लड़ बचाओगे, बंद कर देगा, बर्बाद तो तुम लोग हो जाओगे। तुम कहते हो फैक्ट्री मालिक के पास बहुत कुछ बचत हो रही है। अरे एक मशीन बिगड़ जाए तो 50 करोड़ की आती है, तुम दोगे सब लोग हिस्सा? चलो हिस्से में हो जाओ सब लोग, जितने मजदूर, लेबर हो, कर्मचारी, अधिकारी, सबको परसेंटेज में जोड़ देता हूं। और जब 2000 करोड़ की मशीनें आएंगी तो सबको देना पड़ेगा परसेंटेज से। तब तुम कहोगे हमारे पास इस समय पैसा नहीं, तो मशीन फिर ना लाए तो फैक्ट्री बंद रहेगी। अरे तुम्हारे बस का नहीं है, तुम छोटा सा घर नहीं चला पा रहे हो, तुम अपने किचन में किचकिच मचाते हो, तुम इस बवाल में मत पड़ो, जो तुमको वेतन मिलता उसको ले लो, झंडा शाही बतंगड़ा। ये फैक्ट्री बंद पड़ी, कितना बड़ा नुकसान हुआ। कोटा शहर की शान थी वो। आज कोटा शहर अगर जीवित है, कोटा शहर में चमक है, तो सिर्फ एजुकेशन हब के कारण है। एजुकेशन का सेंटर है ये कोटा, जहाँ पर एलेन कोचिंग सेंटर, बंसल कोचिंग सेंटर, रेजोरेंस कोचिंग सेंटर, इसकी वजह से यहाँ पर कम से कम करोड़ों बच्चे पढ़ने आते हैं पूरे भारत देश के, जिसके कारण कोटा का सम्मान है। पूरे इंडिया के अंदर कोटा का नाम है। और याद रखना, जिस दिन एजुकेशन सेंटर भी यहाँ से खिसक गए, उस दिन कोटा में केवल लेकर घूमो लोटा और हाथ में रहे सोटा, बस कोटा। ये एजुकेशन सेंटर की वजह से जब इतना करोड़ों विद्यार्थी यहाँ आता है, यहाँ भोजन भी करेगा, किराए से मकान भी लेगा, कहीं रहेगा, सामान खरीदेगा, सब किराना मर्चेंट पर लेगा, कपड़ा खरीदेगा, रोड पर निकलेगा, चहल पहल रहेगी, उसके माँ बाप गार्जियन भी आएंगे। मान लिया 1 करोड़ विद्यार्थी यदि है तो उसके माँ बाप, बहन, भाई सब देखने मिलने आते हैं, 4 करोड़ वो लोग आएंगे, तो चहल पहल होगी, होटल में कमरा लेंगे।
आज दुबई अगर आगे बढ़ रहा है तो केवल टूरिस्ट के नाम पर आगे बढ़ रहा है। थाईलैंड आगे बढ़ रहा है टूरिस्ट के नाम पर बढ़ा, इंडोनेशिया टूरिस्ट के नाम पर बढ़ रहा है। लेकिन हमारे भारत देश में टूरिस्ट का सिस्टम कहीं है खास ठीक से। टूरिस्ट जहाँ पर पूरे आर वर्ल्ड से टूरिस्ट आए और पूरा देखे आकर, भारत देश में इतनी मनोहारी सुंदर जगहें हैं आकर्षक, कुल्लू मनाली देख लो, लौट के आने का मन नहीं होगा। मैं पहली बार कुल्लू मनाली गया तो वहाँ देखा मैंने सेव के बगीचे लगे सब तरफ, पके पके सेव लगे। तो हमने कहा रोको गाड़ी और घुसो इस बगीचे में, तोड़ो सेव और खाओ सेव, कौन रोकेगा तोड़ने के लिए। ज्यों ही बोला मैंने, वो सेव बगीचे का मालिक आया, बोले आप लोग कहाँ से आए? हमने कहा चाहे जहाँ से आए बगीचे में घुसने दो। बोले घुस जाना पर तोड़ना मत। तो हमने कहा एक एक फल तोड़ने दो। तो हम लोग घुस गए। हमने कहा ये बगीचा मैं खरीद लूँगा पूरा। तो समझा बड़ा पैसे वाला आदमी है, कौड़ी पास नहीं बगीचा खरीद रहे। तो हमने पूछा इसका रेट क्या है? एक टैंकर खड़ा था पानी का, उस पर सरपंच लिखा था, उस पर नंबर लिखा था। नंबर लिखवाया संत से, हमने कहा लगाओ सरपंच को नंबर, बुलाओ यहाँ आश्रम बनाना, इतनी मनोहारी स्वर्ग है धरती का ये कुल्लू मनाली। बुलाया सरपंच को, रेट वेट सब देखा। 1 करोड़ रुपये की एक ढेसमिल जगह। तो हमने कहा कान पकड़ो बाहर निकलो छूट जाओ। हमने कहा तो ऐसे पहाड़ उबड़ खाबड़ लग रहा था, मैं सोचा सस्ता मिल जाएगा, ये तो बहुत महंगी जगह। 1 करोड़ की एक ढेसमिल। तो 2 बीघे का सौदा हमने किया। जब उसका रेट जुड़वाया तो होश उड़ गए। उसके 3 तरफ पानी बह रहा था झरने का, सेव का बगीचा, ऐसा सुंदर आश्रम बने। ठंडी इतनी विकट कि 4 बजे शाम को ही ठंडी लहर चलती थी।